सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी पहचान सिर्फ एक प्रोफेशन तक सीमित नहीं रखी। बिल्कुल नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 35 इयर्स से भी ज़्यादा का सफ़र। रिजेंसी हॉस्पिटल से लेकर नियॉन लैब्स, पनेशिया बायोटेक, डाबर फार्मास्यूटिकल्स, रैनबेक्सी, ग्लेनमार्क, इंटास और कई प्रमुख संस्थानों में नेतृत्व की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को छुआ है। शिक्षा की बात करें तो सर ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज के IIT BHU से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद PGDBA किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेशलाइजेशन हासिल किया और हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स में मास्टर्स की डिग्री भी पूरी करी है। ये उनकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के एक जज्बे को खूबसूरती से दर्शाता है दोस्तों। लेकिन उनकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो एक ऑथर हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, NLP और एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर हैं और सबसे ख़ास बात, हमारे SN रेडियो के फाउंडर हैं, जो कई लोगों को अपनी आवाज़ों की पहचान देने में उनका साथ देते हैं, उनको हाथ बढ़ाते हैं और उनको एक खूबसूरत सा मंच देते हैं। तो चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे खास दोस्त जिंदगी अनप्लग्ड में समीर गोयल सर का। नमस्कार समीर सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज फिर से हम कनेक्ट हुए हैं जिंदगी अनप्लग्ड के एक और बहुत ही स्पेशल बुक पॉडकास्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे आपकी एक और अमेजिंग सी बुक 8 PM के बारे में। मैं कहना चाहूंगी कि 8 PM इतनी इम्पोर्टेंट, वारंटेड, नीड ऑफ द आवर बुक है और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा रेलेवेंट कोई बुक अभी आज के जमाने में, आज की तारीख में, इस डे एंड एज में हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑथरिंग दिस बुक सर, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम गुड, थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा की तरह मैं इस बात पे आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट कि हम लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारी समाज में इस वक्त थोड़ा सा बैक स्टेज ले लिया है। ऑलराइट, आगे बात करेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी, इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। My pleasure, sir. My privilege, not even my pleasure. It's my privilege rather, to be precise. चलिए सर, सबसे पहले वही क्लीशे सवाल से शुरू करेंगे हम कि आपने इस बुक का नाम 8 PM ही क्यों रखा? क्या ये सिर्फ एक वक्त है या हमारी जो डिजिटल जिंदगी है उसका एक फुल स्टॉप पॉइंट है जहाँ पे सब कुछ खत्म होके एक्चुअल ह्यूमैनिटी शुरू होती है, दोबारा ह्यूमंस जगते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट वन। जो क्वेश्चन आप नहीं पूछ रहे हो ना, उसका भी जवाब दे देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो इस तरह की बातें कई बार नहीं बोल पाते हैं, बट आई एम नॉट स्केर्ड। 8 PM जो टाइटल रखा गया वो 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑफ कोर्स आपका सवाल आगे आएगा कि कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। तो जिनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला मेरे फ्रेंड हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने मुझे इस चीज़ का आइडिया दिया था। तो उन्होंने ही टाइटल के बारे में जब बात होने लगी तो रात का वक्त था और रात को यूजुअली लोग बोतल शोतल खोल के बैठ जाते हैं, मज़े करते हैं। सो 8 PM is one brand of liquor which is pretty famous, though of course not a grand thing, but still। और जब हम लोग इस विषय के बारे में बात कर रहे थे, इंटरनेट और उसका यूसेज, तो उन्हीं का आइडिया था कि 8 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इस बुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम उन्होंने सुझाया कि 8 PM रखो। बहुत सारे लोग तो उस नाम से ही अट्रैक्ट होके आएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, इज दिस बुक अबाउट दारू शारू के बारे में है क्या ये बुक? यस। क्योंकि हम लोगों का दिमाग ना वैसे ही चलता है। हम लोग सारे के सारे लोग साधु संत नहीं है। जी। तो ऑफ कोर्स 8 PM इज बहुत अप्रोप्रिएट वक्त होता है
जब मैं मानता हूँ 60% लोगों ने खाना खा लिया होता है, डिनर हो गया होता है, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े बैठ जाते हैं, दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा थम जाते हैं, तब मेरा मानना था और राघवेंद्र का मानना था कि कंप्लीट रेस्ट मिलना चाहिए। तो 8 PM बड़ा एप्रोप्रिएट टाइम लगा, इस वजह से बस टाइटल इसका रख दिया गया। वेरी नाइस। और क्या सच में ऐसा होता है कि इस समय पे हम लोग स्विच ऑफ कर सकते हैं आपके हिसाब से? डू यू थिंक ऐसा हो सकता है सर? भाई देखिए, ऐसा है, मैं तो इस चीज़ को कर ही रहा हूँ पिछले कई सालों से, मे बी फॉर लास्ट 2 decades मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे सारे मित्र शुरू में बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया कि मैं 8 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाऊंगा, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग कनेक्टेड टू मी। तो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में शांति भी आ गई। आई एम एब्सोल्युटली कूल। और अगर हम इसको जनरलाइज करें, मेरी बात छोड़ दीजिए, तो ये बिल्कुल संभव है, एब्सोल्युटली पॉसिबल। सिर्फ हमें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस दारू की बोतल को बंद करके 8 बजे रखना होगा। क्या बात है। बस उसके बाद Amazing. जिंदगी सुधर जाएगी, ट्रस्ट मी। सही है, बिल्कुल ये दारू की बोतल ही है सर। जी हाँ। बहुत सही एनालॉजी ड्रॉ किया आपने। आगे चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मैंने आपके मुंह से कई बार सुनी है और बुक में भी आपने यूज की है कि यू कैन नॉट गूगल एक्सपीरियंस। बहुत गहरी लाइन है ये। जी। तो आज की जो जनरेशन है वो हर सवाल का जवाब स्क्रीन पर ही ढूंढती है, अमूमन हम सभी आजकल यही कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो क्या है जो एल्गोरिथम कभी नहीं सिखा सकता, सिर्फ बुजुर्गों के साथ बातें करके, उनके तजुर्बों को जान के ही मिल सकता है? और क्या मतलब है इस लाइन का? अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सीरियसली मैं भी इस लाइन को बहुत प्यार करता हूँ, दैट यू कैन नॉट गूगल एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस आप गूगल नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो। इस बात को और प्यारे ढंग से समझाने के लिए आपको ना एक मूवी के बारे में बताता हूँ। इस हॉलीवुड मूवी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस मूवी का नाम है बैटलशिप। ये 2012 में आई थी, हॉलीवुड मूवी है। उसमें एलियंस का कुछ अटैक होता है वर्ल्ड के ऊपर वगैरह वगैरह, एंड ये यंग सोल्जर्स, नेवी वाले, वो लोग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नहीं हो पाता है, हो भी जाता है। इवेंचुअली एक पोर्ट के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिटायर्ड शिप खड़ा हुआ होता है। रिटायर्ड, ओके, बहुत बड़ा होता है वो, और जाहिर सी बात है उस शिप के ऊपर वही पुराने सोल्जर्स उस जमाने के अवेलेबल होते हैं, जो उस शिप से इतना प्यार करते हैं कि वो शिप को छोड़ते ही नहीं, तो वो उसी पे रह जाते हैं। गवर्नमेंट भी अलाउ कर देती है। ओके, अब इवेंचुअली ये सारे यंग सोल्जर्स साले लड़ झगड़ लेते हैं उन एलियन से और जीत नहीं पाते, तो वो उस शिप पर जाते हैं, पुराने शिप पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शिप पर, और उन एक्सपीरियंस्ड मतलब बिल्कुल सीजन्ड जो सोल्जर्स हैं उस जमाने के, सेलर्स, उनसे, वो जो कि बुढ़े हो चुके हैं, उन लोगों से हेल्प मांगते हैं कि सर कैन वी पॉसिबली बोरो योर बोट। और वो भी बहुत प्यार से बोलते हैं, व्हाट डू यू नीड सन। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल अ सीन कि ये सारे यंग सोल्जर्स झुक के उनके पास जाते हैं, कहते हैं सर वी नीड योर हेल्प, कैन वी बोरो योर बोट। और बोट दैट वाज अ वॉरशिप। ओके, उनके पास जो गन्स थी तो वो टू बिग। फिर वो ये सारे पुराने सोल्जर्स इन लोगों की हेल्प करते हैं कि यू विल नॉट एक्चुअली बी एबल टू ड्राइव दिस बोट, या तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, सो लेट अस हेल्प यू आउट। तो या सारे यंग सोल्जर्स उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं एक एक सोल्जर की, और वो लोग गाइड करते हैं कि कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे गन लोड करनी है, एंड इवेंचुअली उस बहुत बड़ी वॉरशिप को यूज करके ये लोग उस जो बैटलशिप यानी कि उस एलियंस के शिप होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो बाय गिविंग यू दिस एग्जांपल, द नेम ऑफ द मूवी इज बैटलशिप। बाय गिविंग दिस एग्जांपल मैं कोशिश ये कर रहा हूँ बताने की कि वो यंग सोल्जर्स थे, पावरफुल थे, विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन वो लोग वो नहीं जीत नहीं पा रहे थे, बिकॉज प्लेन एंड सिंपल दे वर लैकिंग एक्सपीरियंस। जब उनकी सारी बोट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता उनके पास, तो फिर वो उन
पुराने वेटरन्स के पास जाते हैं और कहते हैं सर वी नीड योर हेल्प। क्यों? गूगल कर लो ना, तब क्यों जरूरत है हेल्प की? अब वो भी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मतलब दे स्टार्ट देयर बोट एंड देन दे हेल्प। सो टू कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, उसमें यही कहानी है तनुषा की। मैं मानता हूँ और आई अप्रिशिएट दिस कि गूगल ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो बेटा वक्त जाने पर ही आएगा, आप उसे गूगल नहीं कर सकते हो। जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं ना एक्सपीरियंस लोगों की, जो धूप में बाल सफ़ेद होते हैं जिनको कहा जाता है, जी बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस ऐसे आसानी से आता नहीं है। बिल्कुल। So that's why I keep on repeating this sentence, which I love the most, that you cannot Google the experience. बाकी सब आप होता है, बच्चों को लगता है यार अंकल बहुत हो गया अब हम संभाल लेंगे। श्योर आगे की जिंदगी आप ही की है, आगे की दुनिया भी आप ही की है ना? बट experienced people are not useless, you know? Correct. And they are so rich with their experience. मतलब मैं हर बार ही रिपीट करती हूँ, अभी चांद सर के पॉडकास्ट में भी, मैं आलोक सर को भी देखती हूँ, आप सभी को जब मैं देखती हूँ, तो आप लोग का जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड गोइंग टू द टी विद द डिटेल्स इज जस्ट इम्पेकेबल। और वो मुझे लगता है वो हमारी जनरेशन चाह के भी नहीं, मतलब आई डोंट थिंक वो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं या आपसे भी सीख सकते हैं। सो आई थिंक you know the generations that have passed, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो कहीं गुना हमसे ज्यादा बेटर हैं। और जैसे जैसे जनरेशंस चेंज होती जा रही हैं, वैसे वैसे ये जो प्योरिटी ऑफ पैशन है, प्योरिटी ऑफ डूइंग थिंग्स है, जो डिटेलिंग है, वो खत्म होती जा रही है। तो हैट्स ऑफ टू यू सर। और ये मूवी का प्लॉट इतना इंट्रीगिंग है that I'll right away watch this weekend. Sure. It's so intriguing and it's so different. Absolutely. Beautiful. इसी प्यारी बात के बीच हम सुनेंगे आपका पहला फरमाइशी गीत जो आपने हमें रिक्वेस्ट किया है। बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत ही प्यारी फिल्म से, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, फिल्म परिचय। वाओ, ओके। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पापा नहीं है धानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ला 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 ला। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है दानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। से निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। साथ निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। रमा गाओ ना। सूरज की रोशन किरणों पे सारे गाते चले, ला 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 ला
से गुनगुन गा गा गा, माँ से मध्यम मा मा मा, पा से एक पुजारी। सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे मा ग। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग ग म प प म रे ग सा। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पासे एक पुजारी। गा से गुनगुन करता है घूमे क्यारी क्यारी, माँ से मीठे बोलों में पास एक पुजारी। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। ला 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 ला। धा मा धा पा गा पा, धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। धा से धूप सुनहरी है ये नी नशीली लागे। सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। अरे सरगम हो गई पूरी, अब क्या होगा आगे। हाँ, सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा पा। सा सा रे ग ग म प प म ग म प ध ध प म प ध नि सा प सा। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पे गाते चले। सरगम के साथ ही सरगम की धुन पर गाते चले। पापा नहीं है धनी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। गाते चले। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। आपने इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी के बारे में बात की है बुक में, जो भी एक बहुत ही अलग और बहुत ही रेलेवेंट टर्म है। इसको हमने इस तरह से कभी नहीं देखा। हम और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, बट इट्स अ वेरी यूनिक टर्म, इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी। क्या आपको लगता है कि हम सब एक ऐसे ही इनविजिबल जहर को कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसके आदी हो चुके हैं, और धीरे धीरे इसके चक्कर में जो कोर है हमारा, जो हमारा फैमिली यूनिट है, उससे दूर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, overtly being associated with our electronics and this life that we are leading, digital life, so to say. दो चीज़ें हैं तनुषा इसमें. द वेरी फर्स्ट थिंग इज द साइंटिफिक फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी. द सेकेंड थिंग इज द सोशल इम्पैक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी. सो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत छोटे में और सरल शब्दों में बताऊँ. अगर साइंटिफिकली बात करें, वैज्ञानिक तौर पर बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ है. रादर हमारी जो धरती है ना, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही चलती भी है, बनी भी है. पूरी प्रकृति हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है, क्रिएट भी करती है. लेकिन वही ना कि ज्यादती हर चीज की बुरी होती है. जब हम धरती माँ से डिटैच हो गए, हम सभी ना, पता है आपको, धरती माँ से डिटैच्ड है. कैसे? आप अपने पैरों में शूज पहनते हो, रबर की चप्पलें पहनते हो, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो,
तो आप धरती माँ से तो कहाँ टच में हो आप? अब द साइंटिफिक फैक्ट इज, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सी फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनको वैसे समझ लीजिए। डॉक्टर्स उसके लिए विटामिन बी वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी परेशानियां हैं ना, वो इन फ्री रेडिकल से हैं। और ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। आई एम टेलिंग कोर साइंस हियर, लोगों को समझ में आ जाएगा, वैसे कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हमारे शरीर में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ओके? तो ये जो पॉजिटिव आयंस अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएं तो इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। और ये पॉजिटिव आयंस हमारे शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। तो डायबिटीज से लेकर अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड कैंसर तक की बीमारियां ये फ्री रेडिकल से होती हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारा बॉडी न्यूट्रल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मिले हुए होते हैं, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, सो वी आर ओके। लेकिन किसी भी वजह से अगर पॉजिटिव आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हमें परेशानी शुरू हो जाती है। अब हमारी जो धरती माँ है ना, ये अर्थ, दिस प्लैनेट अर्थ इज टोटली फुल ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, कंप्लीटली, ओके? आई डोंट, मैं और ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कैसे नेगेटिव है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर गूगल, यू कैन गूगल इट, यहाँ पर आप गूगल कर सकते हैं। तो अगर हम अपने नंगे पैरों से धरती से टच में रहते हैं तो वो सारे नेगेटिव आयंस हमारी बॉडी में आते हैं, और हमारी बॉडी में जो भी पॉजिटिव आयंस हैं एक्स्ट्रा घूम रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम बिल्कुल हेल्दी रह जाते हैं, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं। या ग्राउंडिंग, करेक्ट, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मुझे आई लव इट। बहुत मकानों में, घरों में मैंने देखा है कि लोग अर्थिंग करवाते ही नहीं, क्योंकि साहब 5,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे। आई मीन हाउ सैड इज दैट? इमेजिन, वो धरती माँ से कटे पड़े, ओके? तो एक तो ये साइंटिफिक फैक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी का। तो होता क्या है कि अगर हम लोग धरती माँ से कटे पड़े हैं, नेगेटिव आयंस हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे घर में ही दीवारों में इतनी वायरिंग होती है, फिर हमारे रेफ्रिजरेटर है, फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, देन आपके किचन अप्लायंसेस, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स बह रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। वो होता है तो वो हमारी बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। We cannot stay detached from this EMF. अब अगर हम ग्राउंडेड नहीं है, न्यूट्रलाइज्ड नहीं है, तो फिर पॉजिटिव आयंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी हुई जिसके हम शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, हमारी बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम, सर में दर्द, पता नहीं क्या क्या। यस। सेकंड, सोशल जो इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी का, कि जी हम लेकर बैठे हुए हैं तो हमारा ध्यान तो इसने सारा अपनी तरफ खींच रखा है, तो ना तो हमें मम्मी पापा दिखाई देते हैं, ना हमें बेटा बेटी, ना हमें भाई बहन, ना हमें दोस्त, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। बहुत ही मतलब टाइम एंड अगेन इस बारे में बहुत चीख कर बातें हो रही हैं। हम ट्रेन में देखते हैं, फ्लाइट्स में देखते हैं, एयरपोर्ट्स में देखते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बात 99.99% आदमी फोन में घुसा हुआ है। मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि अभी भी मैं ट्रेन से दिल्ली से आया तो देख रहा था, मतलब मैं हर एक आदमी फोन में। अब मुझे कोई भी व्यक्ति मुझे अगर एक किताब पढ़ता हुआ या किताब पकड़े हुए दिखाई दे जाता है तो मुझे डर नहीं लगता, मैं सीधे उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, थैंक यू सो मच। इस पूरी ट्रेन में कम से कम एक व्यक्ति तो दिखा जो किताब पकड़े हुए है, या और आप होश में हैं, बेहोश नहीं हैं। मतलब आप नशे में नहीं है, बिल्कुल बेहोश लगते हैं लोग मुझे आसपास अपने आजकल। वही है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी, और वो आपकी बॉडी को तो इफेक्ट कर ही रही है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और दिमाग आपका पूरा हाईजैक्ड है। वो है इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी जिसने आपको सोशल एनिमल के बजाय आइसोलेटेड आइलैंड बना के रख दिया है। करेक्ट। सारे के सारे लोग ना, जैसे कहते थे ना, हम सामाजिक लोग हैं, मनुष्य है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं, समाज है हमारा, बिल्कुल वो सब चीजें खत्म हो चुकी है।
कोई समाज नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई किसी को नहीं पहचानता, हर एक आदमी फोन में है। हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी डिटैच नहीं हो पा रहे जी। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटिफुली एनालाइज्ड एंड मतलब आई एम सरप्राइज्ड द वे यू परसीव थिंग्स एवरी टाइम दैट आई टॉक टू यू। हमने जितने भी बुक के पॉडकास्ट्स किए, आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय द वे यू थिंक सो एंड अमेजिंग। आगे चलते हैं। कहानी में जब 8 AM पर इंटरनेट वापस आता है तो ऑफ कोर्स सारा परिवार वापस स्क्रीन्स में खो जाता है। सुबह हो गई है और आपने लिखा है कि हम पहले टूटे हुए थे पर जुड़े हुए थे, बट आज हम जुड़े हुए तो हैं लेकिन फिर भी टूट गए हैं। तो ये जो दर्द भरा पैराडॉक्स है, इसको आप एज अ राइटर किस तरह से अपने आसपास देखते हैं? फिर से मैं चाहूंगी कि आप रियल लाइफ से अगर ड्रॉ करके बता सके कि ये किस तरह से ये जुमला एक जीवंत है आज की तारीख में। बहुत खूब। मैं जैसे कुछ कंपनीज में ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाता हूँ, तो चलिए वो तो एक प्रोटोकॉल होता है, जब सारा हाउस होता है, सब लोग बैठे होते हैं ट्रेनीज, और ठीक है एक प्रोटोकॉल भी होता है। वो एक नॉर्मल रूटीन में रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ अपने अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे रख दीजिए, बैग में डाल दीजिए या सामने रख दीजिए, लेकिन उल्टा करके रख दीजिए, सो दैट यू कैन नॉट सी ऑन द स्क्रीन एंड यू शुडंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब। जो बात हो रही है उसको सुनिए। लेकिन फिर भी जो ये बात है ना कि हम लोग टूटे हुए थे फिर भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम जुड़े हुए हैं फिर भी टूटे हुए वाली बात है। मैं मानता हूँ वो सारे लोग साइलेंट पे डाल के उसको अपसाइड डाउन रख भी देते हैं, फेस डाउन, लेकिन यू नो मतलब समझो 1, 1.5, 2 घंटे तक, बल्कि पूरे दिन में बार बार बीच बीच में ना उनका दिमाग उसी की तरफ चलता रहता है। जैसे आप कोई मैसेज आया होगा, कोई मेल आई होगी, कोई कॉल आई होगी, हमारा किसी डीलर ने कॉल किया होगा, है ना, किसी पेशेंट ने कॉल किया होगा, बार बार। जुड़े हुए तो हैं वो मेरे से, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेरे साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनका दिमाग उस तरफ चला जाता है कि साहब कोई कॉल आया होगा। तो जुड़े हुए तो हैं वो मेरे से, लेकिन टूटे हुए भी हैं मेरे से। वक्त लगता है। मैं मानता हूँ ये सब इररिपेयरेबल चीजें नहीं है, ये रिपेयरेबल है। Whatever we are talking, it is all repairable। तो आधा दिन गुजरता है, मतलब 2, 3, 4 घंटे गुजरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने उस चीज से डिटैच होना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक फोन भी रखा है सामने। फिर एक तरीका ये भी होता है कि फोन को अपने सामने से ही हटा दीजिए। वो भी कई सारे रील्स देखी हैं मैंने, कई सारे सभी लोग, हाँ सब लोग देखते रहते हैं रील्स को कि इफ इट ऑल यू आर टेकिंग होल्डिंग द फोन इन योर हैंड एंड वेविंग इट, तो इसका मतलब आप जिससे बात कर रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका फोन इम्पोर्टेंट है। ट्रू, वेरी ट्रू। इसलिए बेहतर है इस चीज को पीछे अपनी आंखों के सामने से हटा दीजिए ना। दोस्तों सच मानिए, कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है आपका फोन अपने सामने से हटा दो, दुनिया गिर जाएगी, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, ऐसा लगता है आपको। नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अभी मैं एक मित्र से मिला, उन्होंने छोटा मोटा मैंने उसको शिकायत करी कि तुम फोन नहीं उठाते हो। कहता मेरा फोन गिर गया था, डूब गया था, टूट गया था, जो भी है नॉर्मल, बड़ा प्यारा सा एक्सक्यूज है आजकल लोगों के पास, और नंबर खो गया था। अच्छा, मतलब जब आपके फोन पर किसी का नाम दिखाई देता तो ही आप फोन उठाते हो, वरना फोन ही नहीं उठाते हो। सच्चाई ये है कि उसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आपको नाम दिखाई दीजिए तो आप बिल्कुल फोन नहीं उठाते, और आपको कोई अननोन नंबर आता है ना तो आपको लगता है कि यार मतलब कौन है यार, पता नहीं कौन ही होगा। हाँ, कौन ही होगा, 200 करोड़ दे रहा होगा मेरे को, फौरन फोन उठाते हैं। करेक्ट। पीछे अभी मैंने बाबा रामदेव जी के भाई हैं, उनको फोन किया, उनका नंबर मुझे कहीं से मिल गया था, कुछ काम था, मतलब कुछ बच्चों की ट्रेनिंग करानी थी। उनको फोन किया, उन्होंने दूसरी घंटी में उठा लिया। और उनका नाम है भरत देव जी, स्वामी भरत देव जी। तो जी उन्होंने उठा लिया, बड़े प्यार से बातचीत हुई, सब कुछ हो गया खत्म। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन कभी नहीं उठाया।
बताएं। हजारों बार मैंने उनको कॉल कर दिया क्योंकि उन्होंने उसे सेव कर लिया कि इस बंदे का फोन नहीं उठाना है। एनीवेज, नहीं उठा। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो जी जी जी। प्रैक्टिकल डुएबल है, किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है। अपने आप को डिटैच करना सीखिए। देखिए, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ और कोई बहुत तोप तमंचा नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैं जानबूझ कर ये काम कर चुका हूँ। 100% लोग कहेंगे पागल है ये आदमी, कि मैंने अपने फ़ोन से सारे के सारे नंबर से डिलीट कर दिए। वाह, मैंने कहा माय भाई 2-2,500 कॉन्टैक्ट है, बाप रे। लेकिन पॉइंट ये ना कि उसमें से कितने रेगुलर है मेरे पास, 10-20 है ना। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने अपने आप को बड़ा महाराणा प्रताप समझकर सारे नंबर डिलीट मार दिए कि देखें, वाह, बाप रे। हाँ, देखिए मेरी जिंदगी में क्या असर आता है। यस। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी, करीब 1 महीना लगा। एक चीज रियलाइज करी कि जिन लोगों को मुझसे बात करनी थी उन्होंने कॉल किए, करेक्ट। और मैंने उनका नाम सेव करता चला गया। जिन्होंने मेरे से बात नहीं करनी थी उन्होंने कॉल कभी किए ही नहीं। पिछले 2 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 10 सालों से नहीं किए थे। सो डू आई रियली नीड दोज नंबर्स? वेरी राइट, आई वेरी डोंट। राइट। मुझे नहीं है जरूरत। एब्सोल्युटली। लोग तड़प जाते हैं कि जी मेरा डेटा उड़ गया। अरे क्या डेटा उड़ गया? क्या क्या? व्हाट्सएप से डेटा उड़ गया? अरे क्या डेटा? हाँ, चैट उड़ गई। हाँ। क्या चैट? मतलब आज से 3 साल पहले तुमने प्यार मोहब्बत किया था, क्या जो उड़ गया? मतलब क्या? व्हाट द हेल इज दिस? Oh God, sir. आप इंपॉर्टेंट नहीं हो साले, 2 साल पहले की चैट इंपॉर्टेंट है। व्हाट द हेल? ये क्या? ये मैं भी करती हूँ। ये I'm also guilty of हाँ this. हाँ, ये हम लोग ने ना जानबूझकर अपने हाथ बढ़ा दिए हैं टेक्नोलॉजी के सामने कि लो हमें हथकड़ियां पहना दो, और हम बड़े मजे से ज़ॉम्बी बनकर हथकड़ियां पहनकर उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। I just hope we can raise a toast to digital detox and actually do this and practice this in life, because जो बातें आपने कही वो इतनी relevant है, मतलब इतनी relevant है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है to explain कि exactly यही होता है, exactly यही होता है। अच्छा चलो, एक मिनट रुको। देखो, थियोरेटिकल बातें करने से बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। जितने लोग भी मेरे को इस वक्त सुन रहे हैं, एक काम कीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। ना तो आपका कोई कांटेक्ट डिलीट होगा, ना आपकी कोई चैट डिलीट होगी, कुछ नहीं होगा। एक दिन, फिर उसके बाद अच्छा लगे तो 2, उसके बाद 3 दिन, रात को 8 बजे 8 PM अपने मोबाइल को, ट्रस्ट मी, घर में और 3-4 लोग होंगे ना, और तो अपना फोन स्विच ऑफ कर देना। ओ बाप रे, एकदम दिमाग फटने को हो जाएगा लोगों का। I can imagine. स्विच ऑफ कर देना। बाकी लोगों का ऑन है ना, आपके घर में वाइफ है, बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई, उन लोगों के ऑन है। तो अगर कोई इमरजेंसी होगी, आपका फोन नहीं लग रहा होगा, तो किसी और को कोई भी जो होगा वो कर लेगा। लेकिन आप 8 बजे बंद कर दीजिए, सुबह 8 बजे खोलना। एक दिन के लिए तो करके देख सकते हैं ना एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। मेरा प्रॉमिस है आपके फोन को स्विच ऑफ कर देने की वजह से अगर दुनिया गिरी तो मैं जिम्मेदार। राइट सर, राइट। एक दिन तो करके देखिए। अमेजिंग। चलिए एक दिन तो करके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन गीत गुलाम अली साहब की आवाज में, कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इतना रेलेवेंट सॉन्ग है ये। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, 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 किन सोचों में गुम रहते हो, मुद्दत बाद मिले हो।
लफ्ज हैं तेज हवा ने मुझसे पूछा। तो हवा का फैक्ट तेज का, सिर्फ हवा का नहीं, तेज हवा का। तेज हवा ने मुझसे पूछा, 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 रेत पे क्या लिखते रहते हो, रेत पे क्या लिखते रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो, मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात है तुम में ऐसी, कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते, इतने अच्छे क्यों लगते हो, इतने अच्छे क्यों लगते हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले 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 हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो। हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, ना पूछो, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, हमसे न पूछो हिज्र के किस्से, अपनी कहो अब तुम कैसे हो, अपनी कहो अब तुम कैसे हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो।
सर श्रुति का किस्सा हमें बताता है कि बिना नेटवर्क के हम कितने असहज, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और डरे हुए महसूस करते हैं, जैसे कि अभी हमने जस्ट बात की। तो क्या हमारी हिम्मत, हमारा कॉन्फिडेंस अब सिर्फ मोबाइल के सिग्नल बार्स पर ही टिका है? हम इतने फ्रेजाइल हो गए हैं एज ह्यूमन रेस। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद अस? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। श्रुति की कहानी यही दिखलाती है। मैं मानता हूँ इंटरनेट ने बहुत फायदे भी दिए हैं। आफ्टर ऑल श्रुति इतना लेट ऑफिस से आ रही है तो उसको इंटरनेट ने एक सुरक्षा दी हुई है कि वो पुलिस को भी फ़ोन कर सकती है, ओला उबर बुक कर सकती है। तो उसके दिमाग में एक शांति है कि मैं लेट निकल रही हूँ, रात के 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऑफिस से निकल रही हूँ, फिर भी मेरी असमत सुरक्षित है। मैं एक ओला बुला लूँगी, उबर बुला लूँगी। और तो और बल्कि आजकल तो ये दिखाई देता है, मतलब रील शील में दिखाई देता है। मैंने वैसे प्रैक्टिकली तो नहीं देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे सुनने वालों में से 100% बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि रात में आपने उबर बुलाई और कोई महिला ही उबर लेकर आती है। महिला ड्राइवर्स, तो ऑफ कोर्स आप उससे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। इंटरनेट ने ये दिखाया कि कोई लड़के आपके पीछा कर रहे हैं, आपने कॉल किया और पूरी महिला स्क्वाड आ जाती है, आपको बचाती है, आपको घर पहुंचाती है। नाइस। और ये सच भी है। इस तरीके की महिला स्क्वाड्स आजकल हर शहर में काइनेटिक इसके ऊपर, एक्टिवा के ऊपर ब्लू यूनिफॉर्म में, बड़ा अच्छा लगता है देख के। नाइस। जयपुर में है, मैंने देखा कई जगह पर है। राइट। लेकिन किसी दिन अगर ये सब ना हो तो जाहिर से बात है हमें इस बारे में अवेयर तो होना होगा ना। पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले की बात कर ले, जब इंटरनेट नहीं था, तभी भी महिलाएं बाहर तो जाती थी, लेकिन तब हर हालत में वो 7 बजे 6 बजे अपने घर वापस या फिर अपने घोंसले की तरफ चल देती थी। जहाँ देखिए, सुरक्षा सबको चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को चाहिए, मर्दों को भी सुरक्षा चाहिए भाई, सबको चाहिए। ओके। और प्रकृति ने कहा है जैसे अंधेरा होना शुरू हो अपने घोंसलों की तरफ चल दो। क्या गलत है उसमें? हाँ, ब्यूटीफुल। यस। सारी आप देख लो ना, सारे जानवर, सब चिड़िया, सब लोग अंधेरा होते ही गायब हो जाते हैं। फिर हम ही वो जानवर हैं 16 साल सड़कों पर भटकते हुए दिखाई देते हैं। और फिर उन इतना लेट होगा तो बदतमीजी भी होगी। इतना लेट होगा, आदमी सोया नहीं होगा तो उसके दिमाग में शैतान जागेगा ही। लोग बाग दारू पी के लड़खड़ाएंगे, एक्सीडेंट्स करेंगे, मतलब बदमाश जो लोग होंगे अपने मन के अंदर और अपने दिमाग के अंदर छुपी हुई कुंठाओं को बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया ना, सूरज जंगल तो है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं। तो ऐसे केस में श्रुति जैसे लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बीपीओ में रात के 11:30 बजे काम करेंगे? खाने को नहीं है, दो दाने आपको खाने को नहीं है, आपके पापा आपको खिला नहीं सकते, या आपको ये प्रूफ करना है कि आपके पास भी बाइसेप्स हैं, आप भी तोप तमंचा हैं, मैं जिंदगी क्या साबित करना चाह रहे हो आप? क्या कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे यार, आप शक्ति हो, इसका मतलब ये नहीं है। मेरे को एक डायलॉग द लॉयन किंग का बहुत 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 पसंद है, द लॉयन किंग मूवी का, जी, जिसमें जो मुफासा है अपने बेटे सिम्बा को बोलता है, being brave doesn't mean you go out and look for trouble. Wow, yes. बहादुर होने का ये मतलब नहीं है। You said it, ऐसा लगा मुफासा ही बोल रहा है। Wow, I tried. Amazing, sir. सो यार, मतलब जो मैंने उसको डायलॉग को अक्सर देखता हूँ उस मूवी को, जब वो डायलॉग बोलते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब रियली गूज़ बम्स जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो जाता है। True. सो इंटरनेट नहीं है तो क्या हो गया दोस्तों? हम लोग पहले भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित हैं। थोड़ा सा अपनी सीमाएं जानने की जरूरत है, और कुछ नहीं। श्रुति कैन ऑलवेज बी सेफ इफ एट ऑल शी प्लेज सेफ। ब्यूटीफुल। यस, हमें अपनी लाइंस जानने की जरूरत है, उन्हें रिविजिट करने की जरूरत है। आई कंप्लीटली अग्री विद दिस। बीइंग अ गर्ल, आई टोटली साइड विद यू दैट आई डोंट नो वेयर वी आर हेडेड। बहरहाल आगे चलते हैं। इस कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ, जहाँ पे बुक के पार्ट 2 में आपने कॉर्पोरेट ऑफिस की बात की है, जहाँ पे 8 PM के बाद इंटरनेट बंद करने का एक नियम लागू किया गया है।
क्या आपको लगता है कि जो आज का वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, पॉप कल्चर है, इसमें ये रियलिटी बन सकता है, या फिर इस प्रॉफिट की होड़ में, इस मैडनेस में हम हमेशा मशीन ही बने रहेंगे? और अगर ऐसा ऑफिस बनता है तो आई वांट टू बी द फर्स्ट एम्प्लॉय, प्लीज कंसिडर मी अप्लाइड फॉर द पोस्ट। ऑलराइट, देखिए मेरी जो एकलव्य वाली बुक थी उसमें यूटोपिया की बात हुई थी, है ना? बिल्कुल। तो देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स संभव हैं, बिल्कुल संभव है, 100% पॉसिबल है। आप मालूम नहीं इस दुनिया में तब थे या नहीं थे जिस वक्त स्टार ट्रैक करके एक सीरियल आया करता था टीवी पे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत छोटी थी मैं। ओके, उस स्टार ट्रैक में स्पॉक था और कैप्टन कर्क थे, और उसका जो डॉक्टर था बोन्स। एनीवेज उन लोगों के पास एक ना वॉकी टॉकी टाइप्स चीज हुआ करती थी जिसको खोल के वो लोग कम्युनिकेट करते थे। इट यूज टू बी लुक लाइक यू नो फ्लिप फोन, मोबाइल फोन। या द बिग फ्लिप फोन। बड़ा क्यूट सी उसके अंदर आवाज आती थी किड़किड़ किड़किड़ करके जब उसको ओपन करते थे। तो उस जमाने में उन लोगों ने सोचा था कि इस तरीके की कोई मतलब विदाउट वायर का कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस होगा। उस वक्त हमारे घर में टेलीफोन लैंडलाइंस भी नहीं होते थे। राइट। और आज के डेट में हमारे पास 2-2 3-3 लेकर हम घूमते हैं। yes, वही चीज है ना। तो ये इंसान की इमेजिनेशन होती है जो उसको फ्यूचर में 100% मैटेरियलाइज करती ही है, वो बनता है। तो अगर मैंने यूटोपिया को सोचा है, और अगर मैंने ये सोचा है कि कोई एक ऐसा कॉर्पोरेट होगा जहां पर 8 बजे इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, तो आई हैव 200% फेथ कि ऐसा कॉर्पोरेट बनेगा, या मुझे तो ऐसा लगता है अभी कहीं ना कहीं होगा। करेक्ट, कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि सच बोले ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जापान में बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा है, बहुत सारे कॉर्पोरेशन हैं जो इस चीज के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में मैंने सुना है, जापान में मैंने सुना है कि वहाँ की एयर कंडीशंस आर फिक्स्ड ऑन 26 डिग्रीज, कि 26 डिग्री से वो नीचे जाएंगे ही नहीं। आप कितना ही कर लो, तो 26 डिग्री इज अ वेरी कंफर्टेबल टेम्परेचर फॉर एनीबॉडी। हम लोग अपने unlike here in India, what we do is when we just it's such a fight in the office all the time. अरे एसी बंद करो, एसी चलाओ। अरे ऑफिस को छोड़ो, अपने घरों में हम अपना एसी लगा लेते हैं तो 16 डिग्री पे चला के और फिर रजाई ओढ़ के सोते हैं। ये क्या पागल है, मैडनेस। तो मतलब ये क्या है? तो कई कॉर्पोरेट्स ऐसे होंगे और उनका काम हम पर नहीं होता जी। भाई सुबह 10 बजे बंदा आया है, शाम के 5 बजे तक अगर उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाएगा, सीधा इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो वो काम करेगा। यू नो, एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हाइपर ड्राइव। ओके, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, मैं उस कॉर्पोरेट की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को ये सपना दिखा रहा हूं, आप सब लोगों के दिमाग में ये विजुअलाइज करवा रहा हूं कि किस तरीके से ये कॉर्पोरेट रन करेगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आपको अगर कोई भी काम करने के लिए दिया जाए जो कि एक्चुअली लेट्स से 5 घंटे का हो, 5 घंटे में आपको ये काम करना है, अचानक से आपको ये बोला जाए कि कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, 2 घंटे में काम चाहिए, और आपको सचमुच ऐसा महसूस हो जाए कि अरे यार करना पड़ेगा, तो आपका दिमाग हाइपर ड्राइव में चला जाएगा, आपकी पूरी बॉडी हाइपर ड्राइव में चली जाएगी। और सच मानिए 5 घंटे का काम आप 2 घंटे में करके खड़ा कर देंगे। इसका छोटा एग्जांपल और बताता हूं। अभी आपको कहीं पर जाना है, आपके पास 15 मिनट हैं, और अचानक आप थोड़ा उलझ जाते हैं कहीं पर, और आपको पता चलता है कि अब आपके पास कुल जमा 5 मिनट रह गए जी। तो ट्रस्ट मी, आपका पूरी बॉडी, आपका पूरा दिमाग हाइपर ड्राइव में चला जाएगा। उसी 5 मिनट में आप रेडी होके नीचे कार में बैठे हुए नजर आओगे। बिल्कुल। अगर इस तरीके के कॉर्पोरेट में सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए, जिस दिन इंटरव्यू हुआ कि साहब ऐसा है 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम है, और 5 से 1 मिनट ऊपर नहीं चलेगा, और इस 10 से 5 के मिनट इंटरनेट ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो 10 से 5 में आपको ये काम आपको निपटाने हैं।
तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी आपको लगेंगे एंड आप प्रिसाइसली उसी टाइम में निपटा दोगे। सोच के देखो, आप ही ने बोला कि आप यू वुड लाइक टू ज्वाइन दिस काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट। एब्सोल्युटली 5 बजे बंदा निकल के कितने प्यार से अपने घर पहुंचेगा, कितना खुश होगा, और कोई टेंशन नहीं होगी उसके दिमाग में कि फोन पे इंटरनेट नहीं है तो साला मैसेज बजेंगे, मेल आएगी। कितने प्यार से अपनी फैमिली के साथ मजे करेगा यार। और कितना और प्रोडक्टिव हो सकता है और चीजों के लिए। जीवन में कितना कुछ और है करने को। मतलब हम ये क्यों नहीं सीख पाते, ये जो बैलेंस ऑफ लाइफ है, बैलेंस ऑफ लिविंग है। मतलब इट्स सो इजी, लाइक यू सेड कि जो यूटोपियन वर्ल्ड है इट्स एक्चुअली वेरी इजी, बट उसको अचीव करना इतना डिस्टेंट ड्रीम लगता है अभी। आई जस्ट होप इट जस्ट कम्स अलाइव सर, मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हम बात करते हैं पॉडकास्ट में। आई जस्ट होप ये आज से एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब में ये मैनिफेस्ट हो जाए एंड आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू ऑल ऑफ दिस एंड लिव अ लाइफ व्हिच इज एज बैलेंस्ड एंड सेंटर्ड एज दिस। सो इन्हीं थॉट्स के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत जो भी बहुत ही अमेजिंग है, चलत मुसाफिर हो जिया रे पिंजरे वाली मुनिया, फिल्म तीसरी कसम। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा तो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। संध्या जी जो माँ का कैरेक्टर है हमारी बुक में, वो उनके लिए आपने कहा है कि वो परछाई पढ़ लेती हैं, अपने परिवार की परछाई पढ़ लेती हैं, विच इज सो ब्यूटिफुली सेड। जब इंटरनेट बंद होता है तभी वो अपने बच्चों के दुख को समझ पाती हैं, क्योंकि नेचुरली उनका जो कनेक्ट है बच्चों से वो तभी बन पाता है, वरना तो वो देख भी नहीं पाएंगे अपने बच्चों को, बिकॉज दे आर सो इनग्रॉस्ड इन देयर लाइफ एंड देयर स्क्रीन्स। तो क्या ये जो स्क्रीन की रोशनी है इसने सच में हमारे बीच में जो इमोशंस थे उन सभी को धुंधला कर दिया है? वो जो एक नजर पढ़ लेती थी, एक घर में घुसते ही एक जो माँ पढ़ लेती थी कि क्या है और क्या चल रहा है, उस सबको धुंधला कर दिया है स्क्रीन ने। 100% ये हो गया है। दोस्तों आप इस चीज़ को 100% मान पाएंगे। बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है कि माता जी होती हैं, पिताजी होते हैं, वो अपने बच्चों के ना नस नस से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि उन्हीं के शरीर से निकला हुआ होता है वो बच्चा। बच्चा घर में घुसता है तो एक
वेव्स हैं, एक वाइब्स हैं जिनको कहते हैं ना, माता जी को Yes. पिताजी को इमीडिएटली उनको आंख उठाने की जरूरत भी नहीं होती और पता चल जाता है कि क्या है, अच्छा है, बुरा है, परेशान है, क्या है। लेकिन ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें बच्चे भी अपने बाप को नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है इस बात की, तकलीफ तो है, लेकिन ठीक है। अब ये जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टॉक्सिसिटी है या जो भी मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग लाइफ है, वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा आ गया है। क्योंकि नंबर 1, मैं बच्चों को दोषी नहीं ठहराऊंगा टोटली, उनके हाथ में भी फ़ोन है और माँ बाप के हाथ में भी फ़ोन है। बच्चे का दिमाग भी हाईजैक्ड है और माँ बाप का दिमाग भी हाईजैक्ड है। अब इस बात को कहकर अपने आप को साधु संत साबित करना कि नहीं मैं तो भजन देख रही थी, ये बेवकूफ़ी है ना, ये पाखंड है। अल्टीमेटली बिल्कुल थे तो आप फोन में ही ना, तो जब आपके फोन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके आपकी राडार सेंसेस जो होते हैं, सिक्स्थ सेंसेस जो होते हैं माता जी की, उनको हैम्पर कर दिया, डाउन कर दिया, तो आप अपने बच्चे की वाइब्स को पकड़ ही नहीं पाए। जिस वक्त किताब में लिखे हुए जो मैंने लिखा है कि जिस वक्त इंटरनेट डाउन हुआ है ना, उस वक्त अचानक से मम्मा के सारे राडार्स खड़े हो गए, सारे एंटीनाज एकदम परफेक्टली रिफ्रेश हो गए। तो उनको समझ में आने लगा कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसका मजे मजे में आपको एग्जाम्पल बताऊं, हम लोग फेसबुक पर ना बड़े मुस्कुरा कर अपनी सेल्फी पोस्ट करते हैं, फिर चाहे हमारा दिल ना चूरा चूरा हुआ पड़ा हो, यस एब्सोल्युटली, लेकिन मुस्कुराते इतना जोर से हैं कि ओहो पता नहीं क्या हो गया। एग्जैक्टली। तो जाहिर सी बात है वही इंटरनेट के चलते, फोन के चलते, इन सब चीजों के चलते माँ जो है श्रुति के चेहरे को पढ़ नहीं पाई कि वो कितना थकी हुई, डरी हुई, सहमी हुई, कांपती हुई आई थी, या मतलब उसने अपने परिवार को ढंग से समझा ही नहीं। सो दिस इज कंप्लीटली रेलेवेंट जो आपने पूछा। बिल्कुल, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा बेटा अपने कमरे में, मेरी वाइफ जो है अपने कमरे में है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। मैं तो कई साल हो गए, मैंने बहुत कोशिश की और मैं कामयाब रहा। उसके लिए मैं अपनी वाइफ और बेटे को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि हम लोग शाम को 7 बजे या दिन में कभी भी हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये हमारा नियम बन चुका है। लड़ाई झगड़े भी हो चुके, फिर नियम बन गया कि फोन्स रख दिए जाएंगे अपने अपने कमरे में, एंड एवरीबॉडी वुड कम टू द टेबल, या फिर हम जमीन पे बैठ के खाते हैं तो जमीन पे हम सब आएंगे, फोन्स नहीं होंगे, हम बातें करेंगे, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि बातें करने से जीभ कट जाती है। मतलब खाते खाते आप बातें कर रहे हैं तो जीभ कट, बिल्कुल कोई बात नहीं, हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन बैठेंगे साथ में और फोन नहीं होगा हाथ में। अमेजिंग। मुझे उन लोगों पर बहुत दया आती है, कसम से, बाहर रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर भी बहुत दया आती है कि लोग बस फोन को सामने रखकर खाना खाते हैं। इतनी दया आती है कि मैं इस बंदे को क्या करूं यार, क्या बोलूं। और उससे भी ज्यादा जब 4 लोग बैठे हो, चारों फोन्स में और बाहर आए हैं कैफे में या ये तो बड़ी रेस्टोरेंट में खाना पुरानी कहानी है। जी हाँ, ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। 5-6 दोस्त हैं, सब लोग नाश्ता करने आए हैं और सब अपने अपने फोन में है, तो फिर साथ में आए क्यों थे यार? आए क्यों भाई, घर बैठते। उफ, सच है। आगे चलते हैं सर। आज का जो आखिरी सवाल है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर 8 बजे आप इंटरनेट अनप्लग कर दें और सब कुछ बंद कर दें और अपने आप के साथ हों, तो सबसे ज्यादा क्या पाने की उम्मीद है आपको? वो तो मैं जानती हूँ बहुत कुछ पाने की उम्मीद है, बट स्टिल मैं आपसे जानना चाहूंगी। और सबसे ज्यादा खोने का डर क्या है? कुछ खोने का डर अगर है कि अगर मैं अनप्लग हो जाऊं 8 बजे तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 तो वो क्या होगा? या सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आप पाएंगे 8 बजे अगर आपने बंद कर दिया, 1-2 दिन की प्रैक्टिस के बाद, ठीक है ना, एकदम तो नहीं, आप बहुत शांति अपने दिमाग में पाएंगे, बहुत शांति। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। शांति? कौन शांति? वो बगल वाले घर में जो बाई आती है वो शांति? नहीं, उस शांति की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट पीस ऑफ माइंड।
ओके राइट, इतना पीसफुल रहेंगे आप कि क्योंकि अभी तो हमें भूख है ना कि क्या फेसबुक पे आया, क्या इंस्टाग्राम पे आया, उस वक्त बिल्कुल Right. पीसफुल हो जाएगा. सो ऑटोमेटिकली आपको किसी भी तरीके के मेडिटेशन टेक्निक की जरूरत ही नहीं होगी. नंबर 2, आप बहुत ही प्यारा सोएंगे क्योंकि आपके ब्रेन में मेलेटोनिन बड़े प्यार से रिलीज होगा जो आपको बहुत प्यार से थपकी देके सुलाएगा. अब आपका जो सवाल था, क्या खोने का डर होगा? नंबर 1, आप कुछ भी नहीं खोएंगे, 0. बट कुछ नहीं खोएंगे, 0, ट्रस्ट मी. लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं है. आपका क्वेश्चन है क्या खोने का डर होगा? डर है. वाओ, है ना? हाउ अमेजिंग. डर क्या होगा आपको? आपको खोने का डर होगा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. पता नहीं किसने फेसबुक पे क्या डाल दिया. अब वो जो दिल्ली में हमारे वो बैठे हुए हैं जो आजकल चल रहा है अनशन पे बैठे हुए, वो मरने को हो रहे हैं, है ना? वो मरे कि नहीं मरे, है ना? मोदी जी उनको पानी पिलाने गए नहीं गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे. अरे तुमसे क्या लेना देना यार. तुम्हें इतना ही परवाह हो रही तो तुम चले जाओ गिलास लग पानी लेके पिला आओ. बिल्कुल. तो ये खामा खामे नहीं. आप बताओ ना, ईश्वर ना करे वो साहब गुजर जाए, ईश्वर ना करे और आपको पता नहीं चला. हाँ, तो क्या मिस कर दिया आपने? क्या हो गया? क्या कर रहे थे? अगर वो गुजर गए, ईश्वर ना करे गुजर गए, तो क्या आप इधर से एक न्यूक्लियर मिसाइल मोदी जी के घर पे डाल दोगे? है तुम्हारी औकात इतनी? एक ओपन लेटर भी लिख पाओगे क्या? हाँ, या फिर बहुत बड़ा आराम का काम करते हैं हम लोग, मोमबत्ती चला के हम सड़क पे चले जाते हैं. यस. क्या जो डर है आपका वो सिर्फ यही है कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी और हम पीछे रह जाएंगे. अच्छा, मतलब यही डर रह जाएगा आपको, इसके अलावा और कोई डर नहीं रह जाएगा. कोई डर है ही नहीं, सिर्फ यही डर है. फोमो, FOMO. Absolutely. There's only fear. There's no actual missing out. कुछ नहीं. हाँ, और ट्रस्ट में आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, कुछ नुकसान नहीं होगा. राइट. बिल्कुल करेंगे सर. एक हफ्ता करके देख लो, अगर आप कुछ नुकसान हो जाए तो आप बता दीजिएगा मुझे फोन करके. समीर सर आपने कहा था और नुकसान हो गया साहब हमारा 2 करोड़ का. डन है सर, डन है. अमेजिंग सर, अमेजिंग इंटरव्यू एंड बहुत खुशी होती है मुझे आपसे बात करके. मैं चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, प्लीज गेट योर हैंड्स ऑन 8 PM. इससे रेलिवेंट, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, वारंटेड, रेलिवेंट, नीड ऑफ द आवर, जो भी मैं एडजेक्टिव्स यूज करना चाहूँ, कोई बुक आज के जमाने में नहीं है जो इसका फील है, जो इसकी रीडेबिलिटी है, वो इतनी टैक्टाइल है कि एज यू रीड इट आप इमेजिन कर सकते हो सिनेरियोज. जैसे कि सर ने अभी बताया कि एंटेनास खड़े हो गए, तो आई कुड एक्चुअली इमेजिन इट. So please get your hands on this beautiful book, and thank you so much Sameer sir for this amazing podcast on 8 PM. Pleasure is mine. Thank you so much. Moreover, हाँ, एक बस लास्ट में चीज कहना चाहूंगा. अभी कुछ देर पहले ये वो हो गई थी, पब्लिश हो गई थी. उसके बाद किसी एक फ्रेंड ने जिसको इस बुक के बारे में मालूम था, उसने कहीं की एक न्यूज मेरे को भेजी. महाराष्ट्र में कोई एक गांव है, वहां पर उन लोगों ने शायद वो लोग पहले से कर रहे होंगे, वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक इंटरनेट बंद कर देते हैं पूरे गांव में, कंप्लीटली ऑफ. उस 4 से 8 मतलब 4 घंटे के लिए वो लोग खेलते हैं, बातें करते हैं, जो भी है. तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि somebody else is also thinking on these lines. मैं अकेला नहीं हूँ. Yes, thinking, and to you kudos, hats off that you could actually write about it, जो बहुत important है. अगर ये मैसेज 100 में पहुंचे और 100 में से 50 भी इसे आजमाएं और इसे जीवंत कर दें अपने जीवन में, तो आई थिंक वो यूटोपियन वर्ल्ड दूर नहीं है सर. नहीं है, दूर नहीं है. मोरोवर वो यूटोपियन वर्ल्ड ना तनुषा हमारे अंदर है. ट्रू. एक्चुअली तो यस, वी जस्ट नीड टू लिव इट. खत्म. या जी. चलो, थैंक यू सो मच. प्रिविलेज वंस अगेन. जी. प्लेजर इज माइन. कुछ भी वैल्यू एडिशन मैं कर सकूं तो इट वुड बी गुड. थैंक यू सर, थैंक यू.
सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। समीर सर से आज की बातचीत में हमने सिर्फ एक प्रोफेशनल कहानी नहीं सुनी दोस्तों, बल्कि एक ऐसे इंसान से मुलाकात की जो लगातार सीखता रहा, बढ़ता रहा और अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाता रहा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने अनमोल अनुभव हम सभी के साथ साझा किए और अपनी खूबसूरत किताबों के ज़रिए हम तक अपने जज्बात, अपने तजुर्बे को पहुंचाया। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफ़र। मिलेंगे फिर एक नए मेहमान, एक नई कहानी और एक नई ज़िंदगी के रंगों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ज़िंदगी को दिल से जीते रहिए, क्योंकि जब ज़िंदगी अनप्लग होती है तभी कहानियाँ सच में बोल उठती हैं। नमस्कार। वो ही